नमस्कार। कभी सोचा है कि एक टीम में तो सब मिलके काम करते हैं और दूसरी टीम में हर कोई बस अपनी अपनी दिशा में खींच रहा होता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि एक मैनेजर सबको इतना मोटिवेट कर देता है जबकि दूसरा बस काम निकलवाता है? ये सब ना ऑफिस की रोजमर्रा की पहेलियां हैं। तो आज हम इन्हीं पहेलियों के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये कमाल की बात है ना? कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि इंसान जो करते हैं वो क्यों करते हैं। और सच पूछिए तो ऑफिस में भी तो हम सब इंसान ही हैं। हमारा बर्ताव, हमारा काम करने का तरीका सब एक पहेली जैसा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने के लिए कुछ सुराग ढूंढते हैं। तो अगर हर इंसान एक पहेली है तो पूरा का पूरा ऑफिस तो पहेलियों का एक जंगल बन गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जंगल को समझने का कोई नक्शा है, कोई गाइड है जो हमें रास्ता दिखा सके? हाँ बिल्कुल है। और इस गाइड का नाम है संगठनात्मक व्यवहार, या जिसे हम शॉर्ट में ओबी भी कहते हैं। इसे आप ऑफिस की दुनिया को समझने के लिए एक जासूस की टूलकिट मान लीजिए। एक ऐसी टूलकिट जो हर पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ओबी बस ये स्टडी करता है कि एक कंपनी के अंदर लोग आखिर क्यों एक खास तरीके से सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और वैसा ही काम क्यों करते हैं। बस यही वो लेंस है जिससे हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो ओबी क्या करता है, वो इस बड़ी उलझन को समझने के लिए इसे 3 अलग अलग स्तर पर देखता है। सबसे पहला है व्यक्ति, यानी एक अकेला कर्मचारी। दूसरा है समूह, मतलब कि टीम। और तीसरा है पूरा संगठन, यानी कि पूरी कंपनी। इन तीनों को एक एक करके समझना आसान हो जाता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये तीनों लेवल अलग अलग नहीं हैं, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। देखिए, एक कर्मचारी, उसकी टीम, पूरी कंपनी और यहाँ तक कि बाहर की दुनिया, ये सब एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। मतलब अगर एक जगह कुछ भी बदलता है तो उसका असर हर जगह महसूस होता है, एक सिस्टम की तरह। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सब जानने की जरूरत ही क्या है? देखिए, बात सीधी है। जब कोई कंपनी ओबी के इन उसूलों को समझती है तो वो बेहतर टीमें बना पाती है, काम की क्वालिटी सुधार पाती है और सबसे जरूरी, एक ऐसा माहौल बना पाती है जहां लोगों को काम पर आना अच्छा लगता है। यही तो है किसी भी सफल संगठन का सीक्रेट सॉस, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हर कंपनी का ना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब एक तरीका जिससे वो चलती है। अब हम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे ही मॉडल्स को देखेंगे जो ये तय करते हैं कि कंपनी के अंदर लोग कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, किसी भी टीम को चलाने का कोई एक ही सही तरीका नहीं होता, है ना? मैनेजमेंट का भी बिल्कुल यही हाल है। कुछ कंपनियां पुराने आजमाए हुए रास्तों पर चलती हैं तो कुछ एकदम नए और मॉडर्न तरीके अपनाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये तरीके कौन कौन से हैं। ये टेबल बहुत दिलचस्प कहानी बताती है कि मैनेजमेंट की सोच वक्त के साथ कैसे बदली है। देखिए, शुरुआत हुई ऑटोक्रेटिक मॉडल से, जहां बस बॉस का हुक्म चलता था और कुछ नहीं। इसके बाद आया कस्टोडियल मॉडल, जिसमें लोगों को पैसे और जॉब सिक्योरिटी का लालच देकर काम कराया जाता था। फिर चीजें थोड़ी बेहतर हुई सपोर्टिव मॉडल के साथ, जहां लीडरशिप और पहचान को अहमियत दी जाने लगी। और फिर आया कोलिजियल मॉडल, जहां टीम वर्क और पार्टनरशिप पर जोर दिया गया। तो आप देख सकते हैं, ये एक पूरा सफर है, कंट्रोल से सहयोग की तरफ। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सफर में एक और पड़ाव है। एक और नया आधुनिक मॉडल सामने आया है जो इन सब से एक कदम आगे है, और वो है सिस्टम मॉडल। इसमें सिर्फ काम कराने पर फोकस नहीं है, बल्कि देखभाल और करुणा पर है। इसका असली मकसद है कर्मचारियों को यह महसूस कराना कि ये कंपनी उनकी अपनी है। और जब लोगों को यह एहसास होता है ना, तो वो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि अपने काम में जुनून और पूरी लगन दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने मैनेजमेंट के नियमों और मॉडलों की बात की, यानी वो चीजें जो साफ साफ दिखाई देती हैं। पर अब हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखती नहीं है पर शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। और वो है कंपनी की संस्कृति, या जिसे हम कल्चर कहते हैं। ज़ैपोस के सीईओ टोनी शे की एक बहुत मशहूर बात है, अगर आप कल्चर को सही कर लेते हैं तो बाकी ज्यादातर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और ये बात 100% सच है। कल्चर किसी भी कंपनी की नींव की तरह है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत तो बुलंद होगी ही। तो ये कल्चर आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, ये कंपनी के वो अनलिखे नियम हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते पर सबको पता होते हैं। ये कंपनी की पर्सनालिटी है जो बताती है कि भाई हमारे यहाँ काम ऐसे होता है। और कल्चर भी ना अलग अलग तरह के होते हैं।
कुछ होते हैं रक्षात्मक, जहां लोग बस गलतियों से बचने और खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं। जाहिर है ये ज्यादा कामयाब नहीं होते, लेकिन सबसे असरदार होते हैं रचनात्मक कल्चर, जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और एक टीम की तरह मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा और मजबूत कल्चर 3 कमाल के काम करता है। पहला, ये एक सामाजिक गोंद की तरह सबको जोड़कर रखता है। दूसरा, ये एक तरह का सोशल कंट्रोल बन जाता है, मतलब सबको सही दिशा में रखता है बिना किसी सख्त नियम के। और तीसरा, ये सबको ये समझने में मदद करता है कि उनका काम क्यों और कैसे मायने रखता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर सवाल यह है कि इन सब का असल दुनिया में क्या काम है। चलिए अब इस पर आते हैं कि इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके एक बेहतर वर्कप्लेस कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि ओबी सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा आखिर क्यों कर रहे हैं, बस उसी पल से हम एक बेहतर माहौल बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सवाल है, एक अच्छा कल्चर बनता कैसे है? इसकी एक छोटी सी रेसिपी है। सबसे पहले कंपनी के जो मूल्य हैं उन्हें बिल्कुल साफ साफ बताइए। फिर कंपनी का जो विजन है उसे बार बार दोहराइए। उन लोगों को आगे बढ़ाइए जो इन मूल्यों पर चलते हैं। अपनी बातचीत को भी उन मूल्यों से जोड़िए। और हाँ, जब टीम कुछ अच्छा करे, सफल हो, तो इस सफलता का जश्न जरूर मनाइए। यही छोटे छोटे कदम एक मजबूत कल्चर की नींव रखते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, चाहे कोई भी लीडर हो या टीम का एक सदस्य, हम में से हर कोई अपने ऑफिस का कल्चर बनाने में एक छोटी सी ईंट लगाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर आखिर किस तरह की संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, कभी सोचा है कि एक टीम में तो सब मिलकर